तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि आप लोग सभी लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ गए और इसके लिए मोस्ट वेलकम है भैया। और इससे पहले हम लोग आप लोग देख चुके होंगे सर सिलेबस, जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का था और बॉटनी का भी आपका पब्लिक हो चुका होगा, उसको आप देख लिए होंगे। सर आपको सिलेबस देखने का ये फायदा होता है कि सर हमको पढ़ना क्या क्या है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, क्या यूनिट था, ये सभी चीज एनालिसिस हम लोग प्रीवियस क्लासेस में अपने सिलेबस वाले क्लासेस में हम लोग देख लिए थे, समझ लिए थे। जिससे आप लोग बताए थे सर यहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बेसिकली बात करने होंगे। यानी कि स्टार्टिंग जो 4 यूनिट होंगे वो बायोलॉजी के एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन होंगे और फिर इसके बाद अपना बायो स्टेट स्टार्ट होगा, जैसे कि मीन मीडियन मोड का स्क्वायर टेस्ट, ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन हम लोग पहले बायो स्टेट्स को हम लोग लास्ट में करेंगे। इसके पीछे करने का पीछे का रीजन है, जानते हो क्या रीजन है? जैसे कि उसमें कंप्लीटली कैलकुलेशन वाला टॉपिक होता है। क्या होता है सर? वो पूरा कैलकुलेशन वाला टॉपिक होता है बायो स्टेट, जिसमें मीन मीडियन मोड एवरेज हिस्टोग्राम बायोग्राफ पाई चार्ट काई स्क्वायर टेस्ट है ना, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सब हम आप देखेंगे। और वो पूरा कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है और हम लोग ठहरे भैया बायोलॉजी वाले। और अगर हम उसको पहले पढ़ लेंगे तो वो एग्जाम आते आते तो पूरा दिमाग से उड़ जाएगा, पूरा दिमाग से उड़ जाएगा। अच्छा, जो बच्चे रिवाइज करते रहेंगे उसकी बात ठीक है, आपका मैथ्स पे स्ट्रांग है, पकड़ ज्यादा है तो तभी आप कर लोगे। लेकिन आप में से आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे कि सर आज पढ़ेंगे बायो स्टेट, कल भूल जाएंगे। तो इसके लिए उसको हम एग्जाम से पहले, यानी कि पहले हम लोग बायोटेक वाले एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपना आराम से हम लोग करेंगे बायोस्टेट वाले को। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे खत्म हो जाएगा एकदम सीक्वेंस में चलेंगे सर, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में चलेंगे और ये दिमाग में कभी मत लाइएगा सर यहाँ पे टॉपिक आपके स्किप हो जाएंगे, नहीं पढ़ाए जाएंगे, ऐसा दिमाग में कुछ भी मत लाइएगा। और यकीन मानिए सर, जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आपके जूलॉजी वाले जब सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे वहीं पे हम बता दिए थे। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले होंगे जूलॉजी का एक फ्रेश यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 1, जिसका नाम होगा सर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, आप लोग अपने सिलेबस उसको देख लीजिएगा। और इसमें हम बात करने वाले हैं सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका इसका प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, डिफिनीशन क्या है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बायोटेक में अपने मॉडर्न डेज में। ये सारे चीज हम लोग 1 to 1 यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। बात समझ में आ गया? तो ये चीज है अपने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा याद दिलाएं सर, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। अभी हम लोग अपने मेन स्लाइड पे ये पूरी बातें आपको भर भर के मिलेंगी, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग चलेंगे अपने ब्लैंक स्लाइड पे और देखेंगे सर कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में या फिर आरडीएनए के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर अपना कंप्लीट हम यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग सभी लोग क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो चुके होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहेगी। और यहाँ पे जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी, नोट कराई जाएंगी, वो सभी सभी आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। और आप लोग सबसे उम्मीद है कि भैया आप लोग के पास एक नया फ्रेश स्पाइरल कॉपी आ गया होगा, जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी और केमिस्ट्री का भी। ठीक है, तो जूलॉजी वाला पोर्शन जूलॉजी में, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में, बॉटनी वाला बॉटनी में। आप कंप्लीट यहाँ पे अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा और यही नोट्स आपके एग्जाम से पहले रिवीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए सर बायोटेक्नोलॉजी। क्या हेडिंग डालोगे सर? बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा कि सर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आपको हल्का फुल्का याद आ रहा होगा सर, धुतला 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 याद भी आ रहा होगा सर, आप लोग जब थर्ड सेमेस्टर में थे तो बायोटेक्निक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्निक्स में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ही कर देता हूँ, है ना। बायोटेक्निक्स कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग जब थर्ड सेमेस्टर में थे तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में पढ़े थे, है ना। सर बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, वहां पे बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ाई कर रहे थे अपना सेंटर डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए बनाना, आरएनए बनाना, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन हम लोग इसका प्रिंसिपल नहीं पढ़े थे, इसका एप्लीकेशंस नहीं पढ़े थे। और इसका जो एप्लीकेशंस होगा वो हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में डिटेल में देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले यूनिट अपना टॉपिक स्टार्ट होगा आरडीएनए से। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार और रिकैप कर लेते हैं सर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है सर, बोलो सर कौन कौन सा? तो पहला बोलो सर बायो और दूसरा होता है सर टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या हुआ सर? बायोलॉजी। बायो का मतलब क्या हुआ सर? बायोलॉजी।
और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ सर? टेक्निक। और टेक्निक बेसिकली हम किस में कर रहे होते हैं सर? इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। यानी कि बायो बायो की फील्ड में अगर हम इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, बायोलॉजी में अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो फिर यही अपना क्या कहलाता है सर? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो अगर कोई पूछे कि सर बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो पहले ही बताना सर ये बायोटेक्नोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला बायो, जिसका मतलब होता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसकी स्टडी हम बायोलॉजी में ही कर रहे होते हैं, चाहे वो जूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर बॉटनी हो। उसे टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक्स, और टेक्निक्स हम कहां इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर? इंजीनियरिंग के फील्ड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि बायोलॉजी में अगर हम इंजीनियरिंग को हटा देंगे, उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, और इसी को कहते हैं सर बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें सर, ये जो फील्ड है ना बायोटेक्नोलॉजी का, बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत ही लाजवाब फील्ड है। अगर आप यूजी करने के बाद अगर पीजी बायोटेक्नोलॉजी से कर लेते हो, तो आपको अच्छा खासा पैकेज आपका कैरियर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी जितने भी वर्क्स हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, चाहे वो हम हाइब्रिड सीड बनाने की बात करें, हाइब्रिड काउ बनाने की बात करें, हाइब्रिड सीप बनाने की बात करें, या हाइब्रिड क्रॉप्स बनाने की बात करें, है ना, इवन हम किसी चीज की भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहा होता है। आप लोग देखे होंगे अपने आसपास में, देखते हो सर पहले क्या था? आम का पेड़ था, तो आम का पौधा अगर हम बीज लगा दिए तो वो 5 साल बाद होके क्या उसमें आम लगते थे। यही था ना कि सर हमको 5 साल वेट करना पड़ेगा फिर हमको आम मिलेगा। ठीक है, तो वो भी क्या पता मिले ना मिले, वो बात की बात है। लेकिन अब अपना टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है कि भैया हम आज बीज लगाते हैं तो अपने 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमको वहां से उसमें से छोटे से पौधे में ही हमको आम की फ्रूट्स हमको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह सर काऊ काऊ है, तो काऊ की हम लोग जर्सी गाय बना दिए। जर्सी गाय आप लोग सुने हो सर, जर्सी गाय है, और उस जर्सी गाय में दूध का जो प्रोडक्शन था वो काफी गुना ज्यादा बढ़ गया। यानी कि मिल्क रिवोल्यूशन हुआ, और मिल्क रिवोल्यूशन के पीछे का हाथ किसका था सर? ये अपना बायोटेक्नोलॉजी का ही था, जिसमें हम क्या किए सर? दो एनिमल्स का जीन आपस में मिलाएं और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएं, और जब नया ऑर्गेनिज्म बना, और यही क्या कहलाता है सर? हाइब्रिड कहलाता है। जैसे कि आप लोग और भी सुने हो सर, जैसे आप लोग गांव से बिलोंग करते होगे तो आप लोग सुने होंगे कि सर जब खेत में जब बुआई होती है, चाहे धान की, चाहे गेहूं की, चाहे मक्के की, चाहे आलू की, तो आप लोग सुने हो सर बीज लाना, बीज कैसे लाना? हाइब्रिड सीड लाना। सुने होंगे आपके जो भी पापा या दादा होते होंगे, अगर आपको बोले कि जाओ बीज लेकर आओ, तो बीज कैसा? हाइब्रिड बीज लेकर आना, जिसका क्या हो सर? इसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, यील्डिंग ज्यादा हो, और कम समय में ये पैदावार हमको ज्यादा दे दे। मान के चलो 5 कट्ठा खेत था और इसमें हम यहाँ पे अपने घर का बीज डाल दें, तो वहां पे हमको ज्यादा अमाउंट में नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, वही हम हाइब्रिड सीड डालेंगे तो उसमें हमको कई गुना ज्यादा वहां पे हमको यील्डिंग देखने को मिल जाएगा। इसका पीछे काम किसका था सर? बायोटेक्नोलॉजी का ही था। यानी कि आज के दौर में हम सोते बैठते उठते जागते कहीं भी हम बात करें, वहां पे बायोटेक्नोलॉजी का वर्क हमको देखने को मिल जाता है। इवन हम जो हम मार्केट से फूड खरीद के लाते हैं, जो पैकेट वाला फूड खरीद के लाते हैं ना खाने के लिए, वो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हाथ रहता है। वो हम धीरे धीरे देखेंगे सर, कौन से फील्ड में कहाँ कहाँ आपका बायोटेक इस्तेमाल होता है, और कैसे कैसे किस प्रोसेस के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया को परफॉर्म किए जाते हैं। ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे। चलो ठीक है, तो आई होप यहां तक की बायोटेक्नोलॉजी वाली जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गई होगी। सर यहाँ पे हम 2-3 टर्म्स आपको पहले डिस्कशन कर लेते हैं, अदरवाइज आप लोग आगे चल के कंफ्यूज ना हो। वैसे तो आपको पता होगा। अगर मैं बोलूं कि सर बताना कि यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर आरडीएनए की, आरडीएनए, ठीक है, आरडीएनए को बात कर रहे हैं, जो कि हमको अपने आज के टॉपिक में पढ़ना है। सर आरडीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताओगे? इसका मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई पूछे कि आर का फुल फॉर्म क्या होगा बाबू, तो बताना सर आर का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दो हमको, ये बात शब्द नया नया लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे सर ये रिकॉम्बिनेंट जो शब्द है दिख रहा है हमको, नया वर्ड दिख रहा है, आज जो शब्द है नया वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है बता दीजिए, फिर मजा आ जाए। तो मैं बोला सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की
यानी जो एक तो बात यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, आपके दिमाग में पहले से क्लियर हो जाना चाहिए कि सर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहे होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हम इसका क्या कर रहे होंगे, एक नया और लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करा रहे होंगे। जैसे कि मान के चलो कि एक कोई, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये होस्ट क्या है, इस होस्ट से हम क्या लेते हैं सर, अपना डीएनए निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर, डीएनए निकालते हैं। अच्छा, इसको भी अभी और डिटेल में बात करें, पहले ये टर्म समझ लीजिए सर, रिकॉम्बिनेंट वाला, इसको भी और डिटेल में हम बताएंगे अभी, ठीक है। कोई होस्ट है, बोले ठीक है, उससे हम क्या निकाल लिए सर, डीएनए निकाल लिए। ये क्या निकाल लिया हम भैया, इसके सेल से डीएनए निकाल लिया। अब इस डीएनए का हम बोले सर अपना इस डीएनए का अपना काम कितने का था, इतना वाला जो था, इतना वाला हमको काम का डीएनए था, ठीक है, इतना वाला काम का डीएनए था। हम जो क्या करेंगे, यहां से कट लगाएंगे, यहां से कट लगाएंगे। और कट किससे लगाते हैं सर, कट लगाने के लिए एक सीजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है, तो हम जितने भी डीएनए होते हैं, जितने मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज होती है, उसको हम वहां पे क्या करते हैं, उसको कट लगाने के लिए काम की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो अगर कोई पूछे कि आपके मॉलिक्यूलर सीजर कौन से हैं, तो बताओगे सर वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ के आपसे पूछ लूं, अगर वो एग्जामिनर का दिमाग अगर पढ़ रहा हूं और थोड़ा सा एग्जामिनर का जो दिमाग में जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा सर क्या, कि भैया बता दो बाबू, तुम बता दो कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है। क्या पूछेगा कि सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, तो वो था आपका फर्स्ट जो था, फर्स्ट जो था ना, वो आपका इको R1 या फिर आपका इको R1 या फिर आपका हिंद सेकेंड, ठीक है। ये चीज आप वहां पे बताइएगा। अब मैं बोला कि सर यहां से जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट था, इसको हम यहां से निकालें और किसी बैक्टीरिया के अंदर, और वो बैक्टीरिया क्या होता है सर, आपका ई कोलाई होता है। क्या होता है सर, ई कोलाई होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, एस्केरिचिया कोलाई के नाम से जानते हैं। अब एस्केरिचिया कोलाई सर क्या है, बैक्टीरिया है, बोले ठीक है, बैक्टीरिया है, यानी कि किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा सर, ये आपका आपका बिलोंग कर रहा होगा सर प्रोटिस्टा से, प्रोटिस्टा से। क्या है सर, बैक्टीरिया है। अच्छा, ये बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा, यानी कि हम एक तरह से और बोल सकते हैं सर, क्या ये होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं सर, प्रोटिस्टा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। सर कोरिलेशन आप समझिएगा, सब आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट हैं, कहीं ना कहीं ये आपस में क्या है सर, सब के सब कोरिलेट हैं, ठीक है। मैं बोला कि सर मेरे पास क्या है, एस्केरिचिया कोलाई है, ई कोलाई है, यानी कि ये किससे बिलोंग करता है सर, प्रोटोजोआ, सॉरी प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने ही मेंबर्स बैक्टीरिया आते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। बोले ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब मैं पूछूंगा आपसे और आप लोग बताओगे कि सर प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताना है, क्या बता पाओगे। बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, इसमें हम तुरंत बता देंगे प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर और यूकैरियोटिक का। सर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, बोले ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, बोले ये भी ठीक है। तो आप बता सकते हो सर प्लाज्मिड किस में होता है, प्लाज्मिड। सर यूकैरियोट्स में तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, डीएनए भी वहां पे वेल डेवलप होता है, वहां पे सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, यहाँ पे सर्कुलर होता है, ये सब हो गया। अब दिमाग में मेरे क्वेश्चन ये आया कि सर आपका प्राइमर्स, प्राइमर्स, हाँ प्राइमर्स बोल रहे थे ना, हाँ प्राइमर्स, ये प्राइमर्स किस में पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड सेमेस्टर में एमसीक्यू में पूछा गया था। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमो, एक्स्ट्रा CHRO क्रोमोसोम, ये क्या होता है सर, प्लाज्मिड। क्या होता है सर, ये प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सर प्रोकैरियोट। किसका होता है सर, प्रोकैरियोट।
तो मैं बोला सर जो प्लाज्मिड है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं प्रोकैरियोटिक के, तो क्या बताओ कि एस्केरिचिया कोलाइड में प्लाज्मिड आपके पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कि सर अगर प्लाज्मिड आपके प्रोकैरियोट्स में पाए जा रहे हैं तो क्या ये प्लाज्मिड आपके एस्केरिचिया कोलाई में पाए जाएंगे? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोट से बिलोंग करता है, इसका किंगडम प्रोटिस्टा है। बोलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। सर ये जो मैं फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए निकाला था, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए निकाला था, इस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को निकालने के लिए हम किसकी सहायता लिए थे सर? मॉलिक्यूलर सीजर का लिए थे। और ये फ्रेगमेंट को लेके हम किसके साथ मिला देते हैं सर? एस्केरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड के साथ उसको क्या कर देते हैं सर? मिक्स करा देते हैं। बात को समझिएगा। सर मैं क्या किया कि यहां से क्या लिया सर? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लिया। बोलो ठीक है, ये क्या था अपना? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। यहां पे लिख देता हूं मैं, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कहां से लिया था? एक पर्टिकुलर हम होस्ट से लिए थे, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक। अब इस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को किसके साथ हम मिक्स करा दिए सर? तो इसको हम मिक्स करा दिए एस्केरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड के साथ, एस्केरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड के साथ। अब इसको कराने का मतलब क्या होगा सर? ये मैं कर ही क्यों रहा हूं? इस करने का मतलब ही क्या है? हम पढ़ाई ही क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं तो दिमाग में बात आनी चाहिए सर, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? तो पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि सर मैं आगे सक्सेस हो जाऊं, है ना, एक अच्छा नागरिक बन जाऊं, एक अच्छा इंसान, मेरा अच्छा सैलरी हो, नौकरी चाकरी बीवी बच्चे, ये तमाम सारे बात बताओगे। सर पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं। तो ये मैं फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए निकाला। अब इस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए क्या था? एक पर्टिकुलर ये इसके अंदर फीचर था, पर्टिकुलर फीचर था। अब वो पर्टिकुलर फीचर ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंसुलिन का फीचर हो, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन का हो, चाहे वो बाल काला का हो, बॉडी की हाइट की हो, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है वो फीचर इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के अंदर। अब मैं चाह रहा हूं कि ये मान के चलो कि ये सपोज करो सर इंसुलिन का ये फ्रेगमेंट है। इस फ्रेगमेंट में इंसुलिन का कैरेक्टर यहां पे रखा होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से इंसुलिन हमको ज्यादा बनाना है। अब ये हम फ्रेगमेंट कितना सा एकदम छोटा सा था, सिंगल सा था, हम चाह रहे हैं सर इसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कराना। इसमें करना सर लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर? उसको हम उसकी जीरोक्स बनानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। मेरे पास एक पर्टिकुलर एक पेज है, मेरे पास एक पर्टिकुलर एक ही सिंगल पेज है मेरे पास। अब मैं चाहूंगा कि ये जो पेज है ये हर बच्चों तक पहुंच जाए, सभी बच्चों तक पहुंच जाए, तो जाहिर सी बात है इसका हमको जीरोक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड कॉपी तो यही अपना क्या कहते हैं, ये जो टेम्पलेट तो यही है, हार्ड कॉपी तो यही है। अब मैं चाहूंगा सर आप तक पहुंच जाए, तो इसको हमको जीरोक्स कराना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जो एग्जैक्ट जो यहाँ पे बातें लिखी रहेंगी वो बातें उस पेपर पे छपेंगी और आपके पास भी पहुंच जाएंगी। पहली सर हम इसलिए करा रहे हैं कि जो छोटा फ्रेगमेंट डीएनए था इसके अंदर पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था किसका? इंसुलिन का। हम एक पर्टिकुलर ले लिए सर इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन का इसमें सभी के सभी कैरेक्टर यहां पे उपस्थित थे। मैं चाह रहा हूं कि इसको हम बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस कर दें, काफी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? जीरोक्स तो कराना पड़ेगा, फोटोकॉपी तो कराना पड़ेगा। और ये फोटोकॉपी मशीन कौन होगा? आपका एस्केरिचिया कोलाई होगा। और इसी एस्केरिचिया कोलाई के अंदर ये पूरी की पूरी कॉपी क्या की जाएगी? पूरी की पूरी जो टेम्पलेट है उसकी कॉपी की जाएगी, पूरी की पूरी यहाँ पे इसकी कई सारे यहाँ पे कॉपी बनाई जाएगी। किसकी सहायता से? एस्केरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड की सहायता से। और एक क्या ध्यान दीजिए सर, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। अगर ये बात दिमाग में आई तो आपको बातें सारी सारी समझ में आ रही हैं। वो मैं बता दूं क्या आ रही हैं आपके दिमाग में? बोलो हाँ, एक बार बता दो, सभी लोग बता दो कि मैं बता दूं। सर आपके दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि सर मैं यहाँ पे हम कॉपी तो करा रहे हैं, बोले ठीक है, नंबर बढ़ाना है उसको, बोले ये भी ठीक है। सर यहाँ पे हम बैक्टीरिया ही क्यों लिए? हम तो किसी और को भी तो ले सकते थे। हाँ, तो यहां तक कि आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई। क्या मैं बोला सर कि यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। अब इस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि भैया ये इंसुलिन का हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर बॉडी का शेप का कैरेक्टर हो सकता है, पर्टिकुलर हेयर का कलर का हो सकता है, आंख का कलर, आंख का कैरेक्टर हो सकता है, ब्लूज आइज, रेड आइज, ब्लैक आइज, रेड आइज नहीं, ब्लैक आइज, ब्लूज आइज,
ये सब कैरेक्टर ये इसके अंदर हो सकता है। मैं चाह रहा हूं कि सर यही कैरेक्टर हम इसको बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस कर दें, तो जाहिर सी बात हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉपी करानी पड़ेगी। और कॉपी कराने के लिए हम क्या करते हैं सर, एस्केरिचिया कोलाई के पास जाते हैं, उसके पास प्लाज्मिड होता है, और ये प्लाज्मिड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सर, ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये आपको ऑलरेडी बता दिए थे, समझा दिए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, प्लाज्मिड को उठाएंगे और प्लाज्मिड को एक कट लगा देंगे और उसको आधा से काट देंगे। अब काटने के लिए हम क्या करते हैं सर, वही चीज मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करेंगे। मॉलिक्यूलर सीजर लेंगे और प्लाज्मिड के फ्रैगमेंट को वहां से कट करके उसको हटा देंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम उठाएंगे सर जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, इस प्लाज्मिड के साथ इसको क्या कर देंगे, इसको चिपका देंगे। प्लाज्मिड के साथ इसको क्या करेंगे सर, चिपका देंगे। और जैसे ही चिपकेगा तो ये क्या करेगा सर, ये जैसे ही चिपकेगा तो चिपकेगा किसके माध्यम से, तो अभी मैं बता रहा हूं सर, ये चिपकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं सर, लाइगेज की मदद से, यानी कि मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, और इस मॉलिक्यूलर ग्लू से हम किसी भी दो फ्रैगमेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में हम चिपका सकते हैं, अटैच करा सकते हैं। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भैया बता दो हमको कि मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है, तो सबको पता हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। सर मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होता है, तो लाइगेज होता है। दोनों बात समझ में आ गया, बोले ठीक है। अब जैसे ही हम यहां पे चिपका दिए किसको, अपने फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को, तो एस्केरिचिया कोलाई में अब क्या होगा, यहां पर रैपिड डिवीजन होना यहां पे क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा। और जो हम कैरेक्टर चाह रहे थे कि भैया इस कैरेक्टर का हमको बल्क अमाउंट में प्रोड्यूक्शन हो जाए, सिंथेसाइज हो जाए, वो अब रिजल्ट हमको मिल जाएगा ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल या एस्केरिचिया कोलाई। आया तो यहां से कई सारे बल्क अमाउंट में हमको जो भी कैरेक्टर मिल रहा होगा, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वाला ही, टेम्पलेट वाला ही कैरेक्टर हमको मिल रहा होगा। जैसा अपना टेम्पलेट था उसी के अकॉर्डिंग अपना जीरोक्स कॉपी बनना स्टार्ट हो गया, और पूरे हम मार्केट में इसको क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। आया इसी प्रोसेस को यहां पे देखो, अब यहां से जैसे ये कंप्लीट हुआ, यहां से जो अब नया फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बन के तैयार होगा, एक नया फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बन के जो तैयार होता है, इसी को अब क्या नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं, देखो इसके बाद अब रैपिड डिवीजन होगा, बल्क अमाउंट में वो कैरेक्टर अपीयर होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया। तो अगर कोई पूछे कल के डेट में कि भैया बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, तो आप तुरंत बताना कि एक पर्टिकुलर होस्ट से हम डीएनए का फ्रैगमेंट को लेते हैं, एस्केरिचिया कोलाई में डाल देते हैं, फिर जैसा कैरेक्टर हम, जिस कैरेक्टर का हम डीएनए फ्रैगमेंट लिए थे, उसी कैरेक्टर का एक नया यहाँ पे कैरेक्टर बनना स्टार्ट हो जाता है, एक हाइब्रिड डीएनए बनना स्टार्ट, इसको हाइब्रिड कर देंगे, क्या बोल देंगे इसको, हाइब्रिड कर देंगे, ये नोट कीजिएगा यहाँ पे, हाइब्रिड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो नया हाइब्रिड बनके तैयार होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन क्या बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हुई, यहां तक की बात, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, एक बार सभी लोग यहाँ पे अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर यस सर, यहां तक की सारे जो कॉन्सेप्ट थे मेरे आरडीएनए को लेके वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए, जितनी भी आप यहाँ पे बात कर। ठीक है, ये चीज। अब इसका प्रिंसिपल जो एप्लीकेशन है, ये बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही वाइल्ड फील्ड में हमको देखने को मिलता है, बहुत ही बड़े ग्रुप में हमको देखने को मिलता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके आरडीएनए के बारे में। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो पहला स्लाइड, अभी हम दो ही स्लाइड पे हम डिस्कशन किए हैं, आर ग्रुप के बारे में, आरडीएनए के बारे में, और अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले होंगे अपने मेन स्लाइड से। सर कौन कौन सी बातें हैं, इसकी डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, ये पूरी बातें अब हम यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सर आरडीएनए, पहला ही है ना, हाँ पहला है। सबसे पहले हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डिफिनीशन नोट करेंगे कि सर आरडीएनए टेक्नोलॉजी का डिफिनीशन क्या है। आरडीएनए को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरडीएनए कह देंगे। दोनों बातें अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है सर, ज्वाइनिंग टुगेदर। क्या होता है सर, क्या होता है सर,
ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो डिफरेंट स्पीसीज में उसको हम इंसर्ट करा देते हैं एक पर्टिकुलर होस्ट में, और जो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बन रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे जो अपना यहाँ पे जो हाइब्रिड बनकर तैयार हुआ, इसको हम फिर क्या करें, एक पर्टिकुलर होस्ट में, इस पर्टिकुलर होस्ट में क्या करें, एक पर्टिकुलर होस्ट में इसको क्या करें, फिर उसको इंसर्ट कर दें, इंसर्ट करते हैं। और ध्यान देना, इंसर्ट कब करते हैं, जब ये होस्ट के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, जब ये एम्ब्रियो कंडीशन में रहेगा तभी जाके हम इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तभी जाकर इसको इंसर्ट करेंगे। अब ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। यही बात बताई जा रही है कि यहाँ पे हम दो डीएनए को लेते हैं, दोनों डीएनए को आपस में जोड़ते हैं अलग अलग स्पीसीज के, और फिर उससे जो नया इस होस्ट के अंदर इसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसका जो वैल्यू हमको कहाँ मिलता है सर, साइंस में, ठीक है, साइंस में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, है ना। यानी कि ये अगर हम चार फील्ड ही बात करें, ये चारों फील्ड ही क्या किया अपने पूरे वर्ल्ड में, क्या होगा, ये सर्कुलेट हो गया, ये पूरे चारों तरफ ये फैल गया। जहां भी हम सोचे वहां पे साइंस है ना, जो करने जाते हैं वो साइंस है। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अपना इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री में जो नया फूड बना रहे हैं, नया और भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो अभी हम बताएं सर, इसको हम आरडीएनए के नाम से जानते हैं। दूसरी बात हम बोले सर, इसका जो जनरल नाम होता है, इसका मतलब क्या, पीस ऑफ डीएनए दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एट लास्ट टू स्टैंडर्ड। यानी कि इसको और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आरडीएनए वो ऐसा डीएनए होता है जिसमें लास्ट दो पीसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट आपस में ऐड किए जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से, या फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। यही बातें आपकी पूरी पूरी भर भर के हिंदी में लिखी गई थी, और यही बातें आपको यहाँ पे हम समाज में समझा दिए। They are the DNA molecules formed by the laboratory method. Most important point है सर क्या, कि ये जो हम आरडीएनए बना रहे हैं, क्या हम इसको अपने घर पे बना देंगे, क्या अपने बेड पे सोते सोते बना देंगे इसको, या फिर किचन में बैठ के इसको बना देंगे, नहीं। इसको हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, इसको लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं, लैब में इस पूरी प्रक्रिया को परफॉर्म कराई जाती है। कहाँ कराई जाती है सर, लैब में पूरी प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट कराई जाती है, जहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हम बात कर लें मॉलिक्यूलर की क्लोनिंग करना, मॉलिक्यूल्स की कॉपी कराना, ये सारे आपके लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ब्रिंग टुगेदर विद द जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म द मल्टीपल सोर्सेज टू क्रिएट द सीक्वेंस ऑफ दैट वुड बी द अदरवाइज फाउंड इन द जीनोम। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। जो आरडीएनए होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले कब अचीव किया गया था, वो 1973 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा कि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है ये सबसे पहले कब ये परफॉर्म किया गया, तो 1973 में किया गया बाय द साइंटिस्ट। एक चाचा का नाम याद करके रखिएगा, वो चाचा का नाम है क्या, हर्बर्ट बोयर। क्या नाम उनका, हर्बर्ट बोयर। क्या नाम इनका सर, 1973 में हर्बर्ट बोयर आते हैं और क्या करते हैं सर, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करते हैं, या कि इसको क्या करते हैं सर, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कहां करते हैं सर, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये बता रहे होते हैं, एट सैन फ्रांसिस्को, है ना, स्टैनले कोहन, है ना, Stanford universities and the use of the E. coli restriction enzyme to insert the foreign DNA into the plasmid। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करते हैं, और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज में और भी इनके कलीग्स आते हैं, और ये क्या करते हैं, एस्करिचिया कोलाई में क्या करते हैं, ये फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराते हैं प्लाज्मिड में, और फिर यहाँ से एक नया हाइब्रिड डीएनए या हाइब्रिड सेल बना के तैयार कराते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से। बात समझ में आया, बोलिए यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है, सभी बातें यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।
ये स्लाइड में ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आरडीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहले कब अस्तित्व में आता है, तो 1973 में आता है। कौन लेकर आता है, तो आपके हर्बर्ट बॉयल लेकर आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, जो यहाँ पे सबसे, और उसी के साथ सैन फ्रांसिस्को में आपका स्टैनले कोहेन साहब थे, है ना, आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये सबसे पहले वो बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराते हैं, फिर वहां से अपने को कंडीशन को क्रिएट करा रहे होते हैं। उससे पहले आपको बता दें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अभी तक भी सही कई बच्चों को डाउट आ रहा था दिमाग में, सर ये जो सिलेबस हम देखे थे ना, बहुत टफ है, बहुत टफ इन द सेंस, अब इतना भी टफ नहीं है कि आप इसको ना पढ़ पाओ, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन हाँ, ये यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वो सब के सब नए टॉपिक मिलेंगे। बस मतलब इतना है कि आपको जितनी भी टॉपिक्स मिलेंगी पढ़ने को, वो सभी टॉपिक आपको नए दिख रही होंगी, जो कि आप पहले नहीं पढ़े डिटेल में, ठीक है। अब उसको पढ़ने के लिए सर थोड़ा सा तो हमको मशक्कत करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा ही मशक्कत ना करो, सब चीज बना बनाए मिल जाए, तो उसके लिए आपको करना होगा सर बैच से रजिस्टर। आपको क्या करना होगा सर, जितने नए बच्चे उनको बता दें, आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप सेमेस्टर अपने रजिस्टर होकर सेमेस्टर एग्जाम में जाइएगा, तो आपको 4 सेमेस्टर में, आपको बीएससी 4 सेमेस्टर में आपको सारथी बैच मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, सारथी बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट जो सिलेबस है, चाहे वो जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, केमिस्ट्री का हो, बाकी अदर सब्जेक्ट का हो, वो कंप्लीट यहाँ पे आपको कराए जाएंगे, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है सर, पुराने बच्चे जितने बैच से थे, कि आपका जो यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक जितने भी टॉपिक थे, जितने भी आपके यूनिट थे, वो हर यूनिट का हर टॉपिक को हमने यहाँ पे डिटेल में नोट्स को बनाते बनाते हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे एग्जाम से 1 महीना पहले। और यही फ्रीक्वेंसी हम लोग 4th सेमेस्टर में भी दिखाने वाले होंगे और देखने वाले होंगे कि सर यहाँ पे जो अपने पास 8 यूनिट देकर रखा हुआ, जिसका स्टार्ट आज का पहला यूनिट हो चुका है, एग्जाम से 1 महीना पहले ये पूरा अपना जो टॉपिक है वो पूरा क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके जो नोट्स होंगे वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और नोट्स कैसे बनते हैं आपको ऑलरेडी पता है सर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितनी भी बातें देखने को मिलेंगी ये सब के सब बाइलैंग्वेज में है। तो अगर आप चाहो इंग्लिश में नोट्स बनाना, हिंदी में नोट्स बनाना, आपकी मर्जी है, वैसे नोट्स बनाओ, लेकिन हाँ आप पढ़ाई करो, ठीक है, आप पढ़ाई करो। आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में पढ़ लो, हिंदी नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश में पढ़ लो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, बाइलैंग्वेज का ऑप्शन है, आराम से आप यहाँ पे अपने आप को अच्छा परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है सर। इसमें हम बैच को ले ही क्यों, तो आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं सर, यहाँ पे आपका टाइम से पहले खत्म हो जाएगा सारा सिलेबस। दूसरा कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक सर सब नए के नए हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा कि सर यहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, जैसे कि हम लोग पहले सॉल्व करते थे यूनिट वाइज करते हुए, फिर मिक्स क्वेश्चन, पीवाईक्यू, रिवीजन, ये सारा चीज कॉन्सेप्ट हम अपने बैच में देख रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे आपको बैच में ही मिलेंगे। और एक बात और क्लियर कर दें सर, यहाँ पे आपके जो नोट्स होंगे वो जो पीडीएफ आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जो आपको यहाँ पे बोर्ड नोट लिखवाया गया है, ये सारे के सारे पॉइंट आप पीडीएफ आपके बैच में, सारथी बैच में ही मिल जाएंगे, जिससे आप उसको आराम से वहां से अपने नोट को प्रिपेयर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता ही दिए थे सर, शॉर्ट नोट बता दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, यानी भी किसी भी यहाँ पे मेंटर में, चाहे केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, मैथ्स में, फिजिक्स में, है ना, किसी में भी आपको सिंगल कॉन्सेप्ट पे डाउट है, तो आप अपने मेंटर से कनेक्ट होके, लाइव क्लासेस में कनेक्ट होके अपने डाउट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। और कई बच्चे करते भी डाउट अपने क्लियर, और आप भी उसमें शामिल हो सकते हो, जो भी आपको डाउट होगा, ठीक है सर। इस बैच में आपको कंप्लीट कॉम्बो मिलेगा सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, बस और केवल आपका 699 में। और 699 का लेने का मतलब ये होता है सर, आपका अगर मैं बात करूं सर, ये जो था आपका, ये ऑफर पे था पहले, ठीक है, जो कि आपका वो 3 जनवरी तक का था, तो इसलिए वहां पे ऑफर चल रहा था, तो आप इसको ले लिए, जो बच्चे ले लियो ठीक है, जो नहीं लियोगे अब उनका प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और वो प्राइस हो जाएगा आपका 699। और लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, ये भी 699 जो होगा, ये आपका कब तक रहेगा, 10 जनवरी तक का ही रहेगा, 10 जैन तक ही क्या होगा सर, 699 का रहेगा। अदरवाइज जैसे ही आप 11 जैन पे जाओगे, आपको ये 799 का बैच पड़ जाए, तो कोई मतलब नहीं है 100 रुपया ज्यादा देने, कोई मतलब नहीं है सर, 100 रुपया मैं ज्यादा क्यों दूं, जब मेरा काम 699 में हो जाएगा, तो 699 में हो जाए तो 699 10 जनवरी तक आप इसको ले लीजिएगा।
ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बारी है अब आपकी, और ये दिखाने की सर मैं भी एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम में मैं भी यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकता हूँ या टॉप कर सकता हूँ। समझ में आया? ये चीज बात समझ में आया सबको? ठीक है, आप लोग यहाँ से रजिस्टर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बाद कि सर जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करा रहे हैं तो कौन कौन से यहाँ पे क्या मुंह उठाए कुछ भी कर देंगे? नहीं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ ये पूरी प्रक्रिया को हम क्या कर रहे होते हैं सर? परफॉर्म करा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। ठीक है, एक जब तक किसी भी चीज की प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगी, प्रॉपर स्टेप्स नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इवन हम इस एग्जाम की बात करें, सेमेस्टर एग्जाम की बात करें, आपको सेमेस्टर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई की बात छोड़ो, आपको टॉप करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले सर हम अपना सिलेबस देखेंगे, पहली बात। सर दूसरा काम ये होगा कि सिलेबस देखने के बाद हम ये देखेंगे सर कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं। तीसरा बात कि सर अब उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चौथा बात अपनी नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। पांचवी बात कि सर जितने भी हम नोट्स बनाए हैं अब उसको हम सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। छठी बात उसको हम लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। आठवीं बात सर हम देखेंगे पूरे सिलेबस पे अपने अपने आप को एनालिसिस करेंगे, हमको कितना तैयारी हो गया। सर आठवीं बात फिर हम एग्जाम में बैठेंगे और फाइनली वो सारे के सारे क्वेश्चन वही आ रहे होंगे जो हम पढ़े रहेंगे। एक प्रॉपर सीक्वेंस में पूरे परफॉर्म हो रहे हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में। सेम टू सेम जब भी हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो एक पहले स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं और फाइनली हम क्या करते हैं, इस अपनी पूरे आरडीएनए टेक्नोलॉजी को हम कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमको डीएनए को इसी तरह महक रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम आइसोलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम आइसोलेशन करते हैं। महक रहा अच्छा, अभी हमने भी किया। सबसे पहले क्या करता हूं? इसको आइसोलेशन करते हैं। किसको आइसोलेशन करेंगे? जो अपना पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए उसको आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, बताते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले उसको हम आइसोलेशन करेंगे। आइसोलेशन मतलब क्या हुआ कि हम उस पर्टिकुलर आदमी को देखें और पर्टिकुलर आदमी के अंदर हमको क्या खासियत अच्छा लगा। सर उसका बाल काला है ना, या फिर ब्लूज आईज है, ब्लू आईज है। हमको वही वाला कैरेक्टर अपने बच्चे में भी चाहिए, या वही वाला कैरेक्टर हमको पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में भी चाहिए। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर इंसान का, पर्टिकुलर एनिमल्स का, प्लांट का हमको क्या करना पड़ेगा? उसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। जैसे ही उसके डीएनए को आइसोलेट, पहला काम यही होगा कि हम सबसे पहले डीएनए को पहचाने कि भैया इस पूरे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए में, पूरी इस सेगमेंट में हम कौन सा फ्रेगमेंट है जो कि हमारे लिए काम का है, बाकी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या था कि सर हमको ब्लू आईज वाला कैरेक्टर लेना है, या ब्लैक हेयर वाला कैरेक्टर लेना है, टॉल हाइट वाला कैरेक्टर लेना है, बस अपने वही काम का है। इंसुलिन वाला कैरेक्टर लेना, बस वही काम का है। तो सबसे पहले हम उसी को आइसोलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसी को आइसोलेट करेंगे। और इसलिए पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है सर? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल, ये वही डीएनए की बात यहाँ पे की जा रही है। सबसे पहला स्टेप है यहाँ से सर, हम यहाँ पे नोट करते हैं सर। सबसे पहला स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज द आइसोलेट द डिजायर्ड डीएनए इनटू द प्योर फॉर्म दैट इज द फ्री फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल। सर ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का वर्ड आ गया सर, इसको समझा दो। अब इसको समझा दो आप। तो इसको समझाने, यहां तक तो बात समझ में आया ना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे सेल को आइसोलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं सर? सॉरी, सेल को बोलने सर जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करते हैं। और कहां से आइसोलेट करेंगे? यानी कि हम फिल्टर करेंगे भाई, फिल्टर करेंगे। जैसे कि मान के चलो 100 बच्चों का ग्रुप है और उसमें से हमको 2 ही बच्चे चाहिए, एक ही बच्चे चाहिए, तो सबको छांटना पड़ेगा ना, सबको छांटना पड़ेगा। या फिर जैसे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आते थे तो वहां पे फॉर्म कितना पड़ता है? तमाम सारे 1500, 2200, 2300, 5000 फॉर्म पड़ते हैं, लेकिन सीट कितना होता है सर? 200, 300। तो क्या होता है सर? एक टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद आपको वहां से फिल्टर किया जाता है, भैया जितना बच्चे का कट ऑफ इतने से ऊपर होगा वो यहाँ पे रहेगा, बाकी टाटा बाय बाय। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको छांट रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। तो सेम प्रक्रिया हमको यहाँ पे भी करना पड़ता है, प्योर आइसोलेट करना पड़ता है। किसको? डीएनए को। एक पर्टिकुलर सेल में अपने पास 2.2 मीटर का डीएनए है, मीटर लंबा डीएनए है।
अब उसमें से हमको छोटा सा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फ्री फॉर्म में आइसोलेट करेंगे, कहां से? पूरे मैक्रो मॉलिक्यूल में से। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे थोड़ी सी बातें अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए। बात बताऊं, मैं बोला सर यहां पे अपने पास एक सेल है। क्या है मेरे पास? एक सेल। बोलो। अरे तुम बोलते नहीं हो हाँ या ना? अरे बोलो तो तब ना मैं जानू। इसको ये कलर ही हटा। हाँ, चलो। मेरे पास क्या है सर? एक सेल। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना एक बार बोलो तो। बोलो ठीक। मेरे पास क्या है सर? सेल है। सेल है। अब इस सेल में क्या होगा सर? कई सारे यहाँ पे और सेल ऑर्गेनल्स होंगे। बोले ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने यूकैरियोट्स की तो बात कर रहे हैं सर। यूकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि सेल के अंदर सेल कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब अलग अलग ब्लॉक्स बने रहते हैं, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पे होगा, राइबोसोम का जगह यहाँ पे होगा, एंडोप्लाज्मिक का जगह यहाँ पे होगा, गोल्जी बॉडी का यहाँ पे होगा, न्यूक्लियस का यहाँ पे होगा। सबका अलग अलग कंपार्टमेंट बटे हुए हैं। किसमें? यूकैरियोट। वेल डिफरेंशिएटेड है। लेकिन वहीं पे प्रोकैरियोट की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता भैया, वहां पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सब एक ही में हलवा बना रहता है। ठीक है। मैं बोला कि सर ये सेल है। बोले ठीक है। अब इस सेल में क्या होगा सर? यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। इस सेल में क्या होगा सर? यहाँ न्यूक्लियस होगा। बोले ठीक है, न्यूक्लियस होगा। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा सर? डीएनए होगा या फिर जेनेटिक मटेरियल होगा। बोलो हाँ या ना? सर इसी के साथ यहाँ पे गोल्जी बॉडीज होंगे, राइबोसोम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, बाकी भी यहाँ पे फला ढिमकाना यहाँ पे सब चीज होंगे, साइटोप्लाज्म भी होंगे यहाँ पे। बोले ये भी ठीक है। अब आप सोच के देखो सर, हमको आइसोलेट करना है, यानी सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकालना है। सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकालना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको सेल को बाहर, सेल के अंदर से बाहर को डीएनए को निकालना है, तो यहाँ पे उसको सेल वॉल को या फिर सेल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये पता है ना कॉन्सेप्ट? सबको ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि अगर हम प्लांट की सेल वॉल की बात करते हैं, ये क्या है सर? सेल वॉल है। सेल, CW सेल। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? अगर मैं हम बात करें एनिमल्स में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, खैर। और हम फंजाई की बात करेंगे तो किससे बना होता है? ठीक है। हम बात करें सर बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? ये सब कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? कितनी दफा बताया था ये कॉन्सेप्ट? सबको याद आ रहा है सर? बोले हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि आपको यहाँ पे सेल को अलग करना है, और सेल को अलग करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर? तो यहाँ पे जो प्लांट है, तो प्लांट का सेल किससे बना होता है सर? सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से बना होता है। ठीक है। फंजाई से किसका बना होता है सर? काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है। बैक्टीरिया किससे बना होता है सर? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बना होता है सर? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। यहां तक भी बात सही है? बोले ठीक है। जब यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो आप क्या बताओगे? ये बात बता सकते हो सर? सेलुलोज है तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे तभी तो हम अंदर जाएंगे। मान के चलो कोई मॉल है, कोई शॉपिंग मॉल है, आपको उसके अंदर जाना है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई, जैसे हम मान के जो शादी में जा रहे हैं तो आपके पास कार्ड होगा तभी तो आप जाओगे, अंदर घुसोगे। कार्ड कैसे घुसोगे? जाहिर सी बात, जो गार्ड है वहां पे उसको कार्ड दिखाना पड़ेगा, भैया मेरे पास कार्ड है, इनविटाइज कार्ड है, हम अंदर जाएंगे, तो वो आपको जाने देगा। यानी कि ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, पूरी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर क्रोमोसोम है, फिर डीएनए है। यानी कि इतना परत के अंदर हमको जाना है और तब हमको डीएनए को बाहर निकालें। ऐसा थोड़ी ना कि हम हाथ डाले निकाल दिए, ऐसा नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेलुलोज से मिलकर बना होता है। यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलेज। क्या बोलते हैं इसको? सेलुलेज की मदद से किससे मदद से भैया? सेल्यूलेज की सहायता से हम इसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। किसको डाइजेस्ट करेंगे सर? सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। उसी तरह काइटिन की बात कर रहे हैं तो काइटिन के लिए डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज से डाइजेस्ट करते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन है तो पेप्टिडोग्लाइकेन को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम, किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर? लाइसोजाइम। ये सब क्या है सर? डाइजेस्टिव एंजाइम है।
ये सब क्या है सर? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को लेयर को क्या करते हैं सर? डाइजेस्ट करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, बोले यहां तक की बात ठीक है। अच्छा, हम सेल वॉल को डाइजेस्ट किए, सेलुलोज से मिलकर बना था, एंजाइम क्या लगाया सर? सेलुलोज ले लिए। बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना था, उसको हम लाइसो एंजाइम की मदद से उसको क्या किया सर? डाइजेस्ट कर लिए। सर मेरे पास फंजाई है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना था और उसको हम डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज का एंजाइम लिए और उसको क्या कर दिया सर? डाइजेस्ट कर दिया। समझ में आ गया? बोले ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन हमको पहुंचना कहां था? हमको पहुंचना था अपने प्योर डीएनए के पास। किसके पास पहुंचना था सर? प्योर डीएनए के पास। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में यह बात आ रहा होगा सर क्या कि एनिमल का सेल को डाइजेस्ट नहीं करेंगे क्या? उसको भी करेंगे। तो आप लिखे क्यों नहीं? उसको भी करेंगे, आपको बताना चाहिए सर। एनिमल, तो एनिमल में तो कोई सेल वॉल होता नहीं है, बोलोगे नो सेल वॉल। लेकिन मैं बोलूं सर एनिमल में सेल वॉल तो नहीं है, बोले ठीक है, लेकिन इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है सर? प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है। क्या होता है सर? प्रोटीन से बना होता है, यानी कि प्रोटीनिशियस इन नेचर का होगा। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर? प्रोटीएज की आवश्यकता पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यही मैं छोड़ कर रखा था और आप लोग बताना था, है ना? कुछ लोग बोल भी रहे थे प्रोटीन का डाइजेस्ट करना सर, क्या? प्रोटीएज। ठीक है, तो प्रोटीएज से क्या डाइजेस्ट करेंगे सर? प्रोटीन की डाइजेशन करेंगे। और जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगा, सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर हम पहुंच जाएंगे सर किसके पास? अपने सेल, अपने डीएनए के पास। और फिर इस पर्टिकुलर डीएनए को हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर डीएनए को हम बाहर निकाल लेंगे, किस फॉर्म में? प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में कहां से निकाल लिए सर? पूरे मैक्रोमोलिक्यूल्स जितने यहां पर उपस्थित थे उसके बीच से हम इसको क्या किए सर? इसको यहां से क्या कर लिए? उठा लिए। किसको उठा लिए? अपने अपने प्योर डीएनए को निकाल। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? देखो इस प्रक्रिया को जानते हो क्या बोलते हैं? दो टर्म्स आते हैं यहां पे आपके, दो टर्म्स आते हैं। एक आता है, जानते हो क्या? एक आता है उसको बोलते हैं स्पूलिंग। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आगे आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? स्पूलिंग कहते हैं। और एक टर्म एक और आता है, इसको बोलते हैं सर, जानते हो क्या? उसको बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इल्यूशन कहते हैं। दो टर्म्स आते हैं, एक स्पूलिंग और एक आता है सर इल्यूशन। दोनों में अंतर क्या है समझ लो, दोनों में अंतर समझ लो। अगर अंतर समझ लिए तो आपका आधा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो। अच्छा, स्पूलिंग समझ में आया कि सर जो ये पूरे जो सेल था, पूरा सेल था, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो था, इस पूरे मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम डीएनए को बाहर निकाल दे। डीएनए को हम क्या कर लिए सर? आइसोलेट कर लिए, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए को आइसोलेट कर लिए। इसको क्या बोलते हैं सर? स्पूलिंग का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पूलिंग का नाम देते हैं। ठीक है, स्पूलिंग का नाम दे देंगे। और इल्यूशन का मतलब क्या होता है? इल्यूशन का जो हम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए निकाले हैं, है ना, मान के चलो हम डीएनए निकाल दिए। कहां गया अपना ये स्लाइड जो था? हाँ, मैं क्या किया सर? यहां से डीएनए निकाल दिया। अब इस डीएनए को निकालने के बाद हम क्या करेंगे सर? इसको क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इसको रन कराएंगे। रन कराएंगे, क्या करेंगे सर? रन कराएंगे। अब ये क्या एनायन से कैटायन की तरफ रन करेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, याद आ रहा है सर? याद आ रहा है? एकदम याद आ रहा है। चलो, अच्छा, स्पूलिंग में ये होता है ना, देखो स्पूलिंग में एक और चीज बता दूं आपको कि आप देखे होंगे, जानते हो क्या? स्पूलिंग आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, पहले बात तो समझ में आ गया सर स्पूलिंग क्या होता है। दूसरा ये समझिएगा, स्पूलिंग में ब्लैंक स्लाइड पे, ठीक है, स्पूलिंग ये करने के लिए हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें पूरा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जो भी डीएनए यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं? यहाँ पे डिटर्जेंट, कई जगह डिटर्जेंट या फिर चिल्ड अल्कोहल से इसको क्या करते हैं? इसको ट्रीट करते हैं। किससे ट्रीट करते हैं सर? चिल्ड अल्कोहल से। यहाँ पे क्या डालेंगे सर? ठंडा शराब, चिल्ड इथेनॉल। इसको क्या करेंगे सर? ट्रीट करेंगे चिल्ड एथेनॉल। अब इसको करने का फायदा क्या? करने का फायदा ये होता है, जैसे कि आप देखोगे सर, अगर आप लस्सी बनाना हुआ देखते होगे, या फिर आप हाँ लस्सी बनाने वाला देखते होगे, आपके पास दूध है, दही है,
उसको क्या करते हैं लोग, मठ देते हैं, ऐसे पूरा मठ देते हैं। ऊपर क्या होता है सर, वो पूरा जो खोआ है या फिर जो भी मलाई है वो ऊपर आ जाता है और बाकी नीचे बच जाता है। जो ऊपर आ जाता है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और बाकी को हम लस्सी में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। वही प्रक्रिया हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो डीएनए है जो अपना निकाले हैं, उसको क्या करेंगे, पूरा हम यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल में उसको डालेंगे और उसके ऊपर पूरा झाँच झाँच बन के ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक स्पूलिंग से, एक ऐसा स्पूलिंग होता है तो कैसा होता है, ऐसा ऐसा स्पूलिंग होता है। इससे हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जो फ्रैगमेंट झाग बन के बाहर निकला है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग है। क्यों क्या बोलते हैं सर, स्पूलिंग है। लेकिन वो पूरे स्पूलिंग में क्या होता है, वो वहां पे अलग अलग कंपोनेंट उपस्थित है, पूरे फ्रैगमेंट, पूरे कैरेक्टर वहां पे है। लेकिन उस पूरे कैरेक्टर में, या मान के चलो पूरा ये कैरेक्टर अपना निकल, पूरा डीएनए निकल गया, लेकिन हमको इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को ही निकालना है प्योर फॉर्म में। अब इसको निकालने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसी को बोलते हैं सर क्या, तो क्या बोलते हैं हम लोग, इल्यूशन का नाम देते हैं। तो अक्सर वाइवा के दौरान ना आपका इल्यूशन और स्पूलिंग पूछे जाते हैं। इल्यूशन क्या होता है, स्पूलिंग क्या होता है, दोनों के बीच का कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि बताओ कि पहले स्पूलिंग होता है कि इल्यूशन होता है, तो बताना पहले स्पूलिंग होता है। पहले हम सेल से प्योर डीएनए को निकालेंगे, तभी जाकर उसको फ्रेगमेंट को अलग करेंगे, है ना। फ्रेगमेंट को अलग कर रहे हैं यानी कि इल्यूशन कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं सर, डीएनए से बाहर निकालें, उसको स्पूलिंग कर रहे हैं। तो पहली प्रक्रिया, जो पहला स्टेप होता है उसको हम स्पूलिंग कहते हैं। जो बाद का प्रक्रिया होता है उसको हम इल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये पूरी जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के माध्यम से ये पूरी परफॉर्म कराई जाती है। ये चीज आता है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई तो हम यहीं पे करेंगे इसको स्टॉप, क्योंकि आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो और अच्छा वाला होगा। जैसे यहाँ पे वही चीज है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन में हम जो अलग अलग एंजाइम की डाइजेशन करा रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग देख लिए हैं। लेकिन हम अगली अगली क्लासेस में इसको हम इसका एम्पलीफिकेशन ऑफ पीसीआर, इसको और डिटेल में हम बात करेंगे, जो कि अपने बैच वाले क्लासेस में इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक यहाँ तक की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी बातें बताए हैं। और एक बार और सबको क्लियर कर दें कि हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद आ गया कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, सारथी फॉर बीएससी 4th सेमेस्टर का नाम। उससे आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको क्लासेस की मिलते रहेंगी, एग्जाम की मिलते रहेंगी। सर क्लास कब शेड्यूल है, कब लाइव होने वाला है यूट्यूब पे या फिर बैच में, वो सारी कौन सी वीडियो अपलोड हो गई हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे, वो भी आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेंगी, है ना। वो उसका समय रहते आप आराम से उसको देख सकते हो, समझ सकते हो सारी वीडियो, ठीक है। तो इसलिए आप ग्रुप से सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिसको आपको समय से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और अपना काम को आप परफॉर्म करो, ठीक है। और जितने बच्चे बैच से अभी परचेस नहीं किए हैं, सभी लोग बैच को परचेस कर लो, क्योंकि अभी ये दाम है 699, दूसरा बार ये दाम लगा हुआ है, तीसरा बार ये हो जाएगा 799 का, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है, 100 रुपया एक्स्ट्रा। बात समझ में आया, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। आपको सारे चीज आपका ये फीचर्स बता दिए हैं। और ये कब तक रहेगा आपके बैच फोन में, मोबाइल में, तो आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपके फोन में एक्सेस रहेगा। आराम से उसको दिन रात सोते बैठते उठते जागते कहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। और एक बात और बता दें, जितनी भी क्लासेस होंगी आपके बैच में लाइव होंगी, और ये पीडीएफ आपको बैच में ही मिल जाएगा। तो जितने बच्चे रजिस्टर हो चुके हो, तो ये पीडीएफ आपको मोबाइल ऐप में मिल जाएगा, आराम से आप वहां से नोट्स बना सकते हो। और सभी लोग अपनी अपनी कॉपी ले लीजिएगा, एक स्पाइरल कॉपी ले लीजिएगा, जिसमें अपनी कंप्लीट नोट्स आप बना पाओ। और एग्जाम से पहले जब बोले रिवीजन करने के लिए, तो आप उसको हमेशा रिवाइज करते रहो एक सीक्वेंस में, ठीक है। कॉपी से रिवाइज कर लो, फिर वीडियो को 2x पे 3x पे फिर दोबारा देख लो, आपको सारी बातें वो। और ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे जो भी बात बताई जा रही है एकदम टफ लैंग्वेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देसी भाषा में सारी बातें समझाई जाएंगी, ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। और इसका जो भी लैंग्वेज होगा ना वो एकदम इजी होगा, आराम से उसको लिखते ही पढ़ते आप समझ गए। तो यही था, मिलते अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने बैच वाले में। तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा। और हाँ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया, अच्छा लगा था कि नहीं था। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और एक बार और बता दें सर, सभी लोग बैच से रजिस्टर हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब तक बैच से रजिस्टर नहीं हो तब तो आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं, चाहे वो नोट्स का हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का हो, ठीक है। तो
ये चीज़ है। वैसे तो कॉन्सेप्ट तो जैसे हम यूट्यूब पे होता है उसी तरह बैच में भी होता है, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको पढ़ने की जो स्टडी मटेरियल होता है वो बैच में थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, तो इसलिए आपको बैच से ले लेना चाहिए। ठीक है, खैर वही सारी बातें हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी और मजबूत करते रहिए।